हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सभी टेट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है। यानी देखिए, बच्चों में हमें करना है सामाजिक दक्षता का विकास, तो इसके लिए कौन सी परवरिश शैली हमको अपनानी चाहिए, ये पूछा गया है। तो देखिए, बालकों में अगर सामाजिक दक्षता का विकास करना है तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अधिकार दें उनकी बात कहने का, यानी बच्चों को अथॉरिटी दी जाए कि वो जो भी बात कहना चाहते हैं वो बेझिझक या बिना डरे कह सकते हैं, तभी बच्चों में सामाजिक दक्षता का विकास हो पाएगा। तो सबसे अच्छी परवरिश शैली इस चीज़ के लिए रहेगी प्राधिकारिक परवरिश शैली, क्योंकि इसमें ही हम बच्चों को अधिकार देंगे कि बेटा आप भी अपनी बात बिना डरे कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है, कौन सा सबसे सही है डेवलपमेंट के बारे में, ये आपको बताना है। ए, यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता। तो देखिए, ये चीज़ गलत है, विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। बी है कि यह आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये बिल्कुल ठीक है। हमारे विकास को कैसा आकार मिलेगा ये डिसाइड करता है हमारा हेरिडिटी और हमारा एनवायरनमेंट। हमारी हेरिडिटी और हमारे एनवायरनमेंट की अंतःक्रिया ही हमारे विकास को आकार देती है। ठीक है, 50% योगदान हमारे विकास में हमारी आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी का होता है और 50% योगदान हमारे वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट का होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी है कि सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी व्यक्ति जो है समान दर से नहीं विकसित होते, सभी में विकास की दर अलग अलग हो सकती है। कुछ व्यक्तियों में विकास की दर बहुत ज़्यादा तेज हो सकती है, किसी में थोड़ी धीमी हो सकती है। और डी भी देख सकते हैं कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, तो ऐसा भी नहीं है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो ये तो गलत हो गया। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा कि ये जो है विकास जो है वो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है, इसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए, नॉम चॉम्स्की ने ये जो है भाषा के बारे में, भाषा विकास के बारे में काफ़ी चीज़ें कही हैं। चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चों के अंदर, सभी बच्चों के अंदर भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। सभी बच्चों के दिमाग में भाषा सीखने के लिए एक तंत्र होता है जो कि उनको कोई भी लैंग्वेज सीखने में हेल्प करता है। यानी कि बच्चा जो भी लैंग्वेज सीखना चाहता है, बच्चा वही भाषा सीख सकता है, क्योंकि बच्चों में इसको सीखने के लिए एक यंत्र है, एक तंत्र है बच्चों के दिमाग में। ये जो तंत्र है ये काल्पनिक है, ऐसा नहीं है कि भाई हमारे दिमाग के अंदर कोई यंत्र लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात चॉम्स्की ने कही है। तो आपसे यही कहा गया है कि इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं भाषा अर्जन साधन या भाषा अर्जन के लिए तंत्र। ठीक है, तो चॉम्स्की ने यही कहा था कि भाषा अर्जन तंत्र बच्चों के पास होता है जिसकी वजह से वो कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, विकास के पक्ष यानी कि विकास के क्षेत्र जैसे कि शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं। तो देखिए, विकास के बहुत सारे पक्ष हैं, जैसा कि आपने जान लिया, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, है ना। तो ये कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है पृथकता से। तो देखिए, पृथकता से विकास के ये सभी पक्ष विकसित नहीं होते हैं, क्योंकि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से अलग अलग विकसित हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है कि उसका जो है संवेगात्मक विकास भी ठीक से ना हो पाए, क्योंकि बच्चे में हीन भावना आ जाएगी। ठीक है, तो सभी पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ए ऑप्शन गलत है। बी है आंशिकता से। तो देखिए, आंशिकता से ये सभी पक्ष विकसित नहीं होते हैं, ये सभी पक्ष होते हैं पूर्णता से विकसित, संपूर्णता से विकसित, समग्रता से विकसित। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया और करेक्ट हो गया आपका डी ऑप्शन। ठीक है, समग्रता और साकल्यता या संपूर्णता से विकसित होते हैं। फिफ्थ है, वाइगॉस्की के अनुसार वह कार्य या कृत्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, इसको क्या कहते हैं। तो वाइगॉस्की ने ये बात कही है कि ऐसे बहुत सारे काम हैं जो छोटे बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम उसको थोड़ी सी हेल्प कर दें तो बच्चा वो काम कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा साइकिल चलाना चाहता है लेकिन अपने आप वो साइकिल नहीं चला पा रहा है, तो मैं गई बच्चे के पास और मैंने बच्चे की साइकिल पीछे से पकड़ ली और मैंने उसको हेल्प कर दिया साइकिल चलाने में।
तो ये मैंने क्या किया, ये जो मैंने हेल्प किया है इसको मैं क्या कहूँगी? तो देखिए इस हेल्प को कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। हिंदी में कहा जाता है पाड़ या ढांचा, लेकिन हिंदी में नाम नहीं आता है, एग्जाम में भी इंग्लिश में ही नाम आता है स्कैप फोल्डिंग। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी जिस भी तरीके से मैंने बच्चों को हेल्प करी है वो स्कैप फोल्डिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा दौड़ लगा रहा है, बच्चे ने कुछ मीटर की दौड़ लगा लिया, उसके बाद मैंने बच्चे को जो है थोड़ा पानी पिलाया, मैंने बच्चों को और ज़्यादा अभिप्रेरित किया कि बेटा तुम और दौड़ सकते हो, दौड़ो दौड़ो। तो अब बच्चे ने क्या किया कि और ज़्यादा मीटर की दौड़ लगा ली अभिप्रेरित करने से। पहले वो थक गया था, लेकिन मैंने जब उसको अभिप्रेरित किया या उसको हेल्प की, थोड़ा सा मैंने पानी पिलाया और बहुत सारी चीज़ें करी, तो इसको बोलेंगे स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, या हिंदी में कहे तो पाड़ या ढांचा। 6 क्वेश्चन है, जब पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो इस तरह के अधिगम को क्या कहते हैं? क्वेश्चन में एक नाम आ गया है पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव यानी कि हमारे आसपास के जो लोग हैं या हमारे आसपास का जो वातावरण है उसका प्रभाव जब हमारे सीखने पर पड़ता है तो इसको हम क्या कहते हैं? यानी कि हमारा समाज, यानी हमारा जो आसपास का समाज है वो डिसाइड कर रहा है कि हम किस तरीके से लर्निंग करेंगे, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सामाजिक अधिगम। यानी कि हमारे समाज के द्वारा या हमारा समाज हमें हेल्प कर रहा है कुछ सीखने में, तो इसको कहते हैं सामाजिक अधिगम। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक अधिगम। 7 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? यानी कि कौन सी बातें हैं जो कि हमारे सीखने को या हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं, ये आपको बताना है। फर्स्ट है विद्यार्थी की अभिरुचि। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमारे जो है सीखने को प्रभावित करते हैं कि हमारी अभिरुचि या एप्टीट्यूड किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर किसी चीज़ के लिए हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उस चीज़ को हम जल्दी सीख लेते हैं, और अगर नेगेटिव है तो नहीं सीख पाते, सीखने में टाइम लगता है और हम सीखना भी नहीं चाहते हैं। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। बी है, मतलब दूसरा है कि विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य है। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि विद्यार्थी का इमोशनली जो बच्चा है वो कितना ज़्यादा हेल्दी है, ये चीज़ बहुत मायने रखती है हमारे अधिगम में। तीसरा है कि शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है अधिगम को कि कौन सी स्ट्रेटेजी से हम बच्चे को कोई बात समझा रहे हैं। और फोर्थ है विद्यार्थी का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। ये चीज़ भी हमारे जो है अधिगम को प्रभावित करती है। क्यों? कि विद्यार्थी का कैसा बैकग्राउंड है, जहाँ से वो आ रहा है, वो तो ऑब्वियसली उसके लर्निंग को प्रभावित करेगा ही। तो आपके चारों ऑप्शन ठीक हो गए हैं। अब आपको देखना है कि आंसर कौन सा होगा। तो आंसर डी वाला होगा जिसमें 1 2 3 4 चारों लिखे हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 8 क्वेश्चन है, अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? यानी कि मोटिवेशन का कौन सा काम नहीं है, इनमें से वो आपको बताना है। ए है कि जीव के व्यवहार को प्रदर्शित और नियंत्रित करना। तो देखिए अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का काम ये नहीं, ये होता है कि वो बच्चों के व्यवहार को या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित करे और नियंत्रित भी करे। तो ये तो हमारा जो है एक काम हो गया है मोटिवेशन का। बी ऑप्शन है कि जीव की क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना। तो ये भी अधिगम का एक काम है, क्योंकि अधिगम हमें अपने गोल की तरफ ले जाने का काम करती है ना। जो भी हम पाना चाहते हैं, अगर हमें किसी ने अभिप्रेरित किया है तो, या फिर हम अंत्य भी अभिप्रेरित है, तो उस गोल की तरह हमको लेके जाती है हमारा अभिप्रेरणा। सी है कि जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना। ऐसा भी करती है क्योंकि जो है अपने गोल को पाने के लिए उसको गतिमान करती है। और डी है कि जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना। तो देखिए अभिप्रेरणा का ये काम नहीं होता है कि वो किसी व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करे और ऊर्जा को बनाए रखे। ऊर्जा के लिए तो बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभिप्रेरणा उसे मोटिवेट कर सकती है कोई काम करने के लिए, लेकिन उसे ऊर्जा कैसे प्रदान कर सकती है? तो आपको यही बताना था कि कौन सा काम जो है वो अभिप्रेरणा का नहीं है सीखने में। तो आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए व्यवहारवादी में कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। ए है क्षेत्र सिद्धांत। तो देखिए क्षेत्र सिद्धांत पढ़ते ही पता चल गया। क्षेत्र सिद्धांत जो है ना, क्षेत्र सिद्धांत है एक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक की देन। तो एक संज्ञानवाद का सिद्धांत हम इसको कह सकते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत हम इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र सिद्धांत दिया था कर्ट लेविन ने। और जो हमारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है उसमें नाम आता है जैसे कि थॉर्नडाइक का, स्किनर का, पेवलव का, इन सभी का नाम आता है व्यवहारवादियों में।
ठीक है। तो उनके जितने भी सिद्धांत हैं व्यवहारवादियों के, वही व्यवहारवादी सिद्धांत होंगे, लेकिन जो बाकी सिद्धांत बच गए हैं वो संज्ञानवादी सिद्धांत है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको यही बताना था कि व्यवहारवादी सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है। तो आपका क्षेत्र सिद्धांत जो कि कर्ट लेविन ने दिया है, और इस सिद्धांत में उन्होंने कहा है कि जिस क्षेत्र में जहाँ तक व्यक्ति खुद को विकसित कर सकता है वहीं तक जो है वो चीज़ें को सीख सकता है, अपने क्षेत्र से बाहर की चीज़ों को कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा नहीं सीख सकता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 10th क्वेश्चन देखते हैं। B.F. स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था। आपको पता है कि B.F. स्किनर ने जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने कहा था कि जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पुनर्बलन देना बहुत ज़रूरी है बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए। तो जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो देखिए हल ने किस पर सिद्धांत दिया था वो आपको बताना है। तो आपको पता है कि हल का जो सिद्धांत है वो आधारित है गणितीय गणनाओं पर। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गणितीय गणनाएं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर प्रयोग करते थे या बल देते थे। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 11th है, गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रमिक क्रम है? तो आपको यही बताना है कि जो गेने ने दिया है कि भाई अपने अधिगम प्रकार दिए हैं, तो उसमें से 4 अधिगम प्रकारों का सबसे सही वर्णन कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो 4 अगर मैं आपको क्रम वाइज बताऊँ तो उसमें सबसे पहले आता है सिद्धांत, सिद्धांत के बाद आता है बहुविधीकरण, उसके बाद आता है संप्रत्यय, और उसके बाद आता है समस्या समाधान। तो यही क्रम आपको दिखाई दे रहा होगा डी ऑप्शन में। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, प्रतिलोपन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सामान्यीकरण। क्यों सामान्यीकरण? नॉर्मलाइजेशन शायद इसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपको यही बताना है कि प्रतिलोपन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 13 क्वेश्चन देखते हैं। एक बालिका जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है, यानी कि एक बच्ची है जो बहुत कम दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करती है, उसे इस तरीके से पालन किया गया है कि उसे दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन का मौका नहीं मिला है, प्राय दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाती है। तो वो बच्ची जो है ज़्यादा टाइम हो गया है उसको, लेकिन फिर भी वो ठीक से नहीं बोल पा रही है, जो बाद में भाषा उपदाशन अनुभव द्वारा पूर्ण रूप से बिल्डिंग ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देता है? तो देखिए यही कहा गया है कि एक जो बच्ची है वो दूसरे लोगों के साथ बहुत कम इंटरेक्शन करती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो बच्ची है उसका भाषा विकास ठीक से नहीं हो पाया है ना। और अभी भी जो है वो भाषा विकास की कमी जो मतलब जो भी उसकी भाषा में खराबी है उसकी कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी वो मतलब ऐसा नहीं है कि 100% वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देता है? तो देखिए ये साक्ष्य बल देता है अंतःक्रियावादी पर। अंतःक्रियावादी का मतलब है कि अगर हमें अपनी भाषा का विकास करना है या लैंग्वेज को डेवलप करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम भाषा का प्रयोग भी तो करें, है ना। हमारे आसपास के जो दूसरे लोग हैं उनके साथ हम लोग इंटरेक्शन करें, उनसे बातचीत करें, तभी हमारी भाषा और अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से, बेहतरीन ढंग से विकसित हो सकती है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो देखिए थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसका नाम है प्रयास और भूल का सिद्धांत। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिगम का प्रयास और भूल का सिद्धांत। क्योंकि जो थॉर्नडाइक है इनके सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि किसी काम की अगर हम लगातार अभ्यास करते रहते हैं तो उस काम में होने वाली जो गलतियां हैं वो धीरे धीरे कम होती रहती हैं, और एक समय ऐसा आता है जब बिल्कुल भी गलती नहीं होती है और हम अपना काम बड़े ही अच्छे से कर लेते हैं। तो और मतलब जो भी चीज़ सीख रहे हैं वो अच्छे से सीख लेते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण यानी कि अभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं? तो देखिए कोहलबर्ग ने जो है ऐसी अपनी अवस्थाएं बताई हैं जिसमें उन्होंने ये बात कही है अपनी एक अवस्था में
कि इस अवस्था में बच्चे को कोई मतलब नहीं होता है नैतिकता से। बच्चे को मोरल वैल्यूज़ की कदर करना बच्चे को नहीं समझ में आता है। बच्चा कोई भी मोरल कार्य या कोई भी नैतिक कार्य इसीलिए करता है ताकि उसे पुरस्कार दिया जाए या फिर वो दंड से बच सके। जैसे अगर मैंने बच्चे को बोला अपनी मेरी कोई बात मानने के लिए, तो इस स्टेज का जो बच्चा रहता है वो, अगर मैं उसको बोलूँगी ना कि भाई मैं तेरे को ये जो है 10 रुपये दे दूँगी, ये काम कर दे, तो ही करेगा। ठीक है, तो ये जो अवस्था होती है इसको हम बोलते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था, यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था यानी कि नैतिकता को धारण करने से पहले की अवस्था। इस अवस्था में बच्चों को कोई मतलब नहीं होता है नैतिकता से। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े लोग जब बच्चों को बोलते हैं कि भाई जा 10 रुपये के मेरे लिए कोई चीज़ ले आ, तो साथ में 2 रुपये बच्चे को भी देते हैं कि टॉफ़ी खा लियो, तभी बच्चा जाके उन लोगों का काम करता है। ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? क्रिएटिविटी से कौन सा संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, क्रिएटिविटी से जो संबंधित नहीं है इन चारों में से, वो है आपका अभिप्रेरणा। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अभिप्रेरणा, क्योंकि अभिप्रेरणा क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं है। अगर मैं किसी को किसी को अभिप्रेरित नहीं करूंगी, फिर भी अगर उस बच्चे में उस बच्चे में क्रिएटिविटी है तो वो अपना कार्य बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े सुंदर ढंग से करेगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 है, ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रेल लिपि का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको पता है ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है दृष्टिबाधित बालकों के लिए, यानी कि ऐसे बालक जिनको देखने में दिक्कत हो रही है ना, उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ब्रेल लिपि का उपयोग तो उसी के लिए किया जाता है जो दृष्टिबाधित है। और साथ ही साथ टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं? तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है लेकिन सुन तो पा रहा है, तो हमने उसे टेप रिकॉर्डिंग सुना दी तो ये उसको सीखने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ ब्रेल लिपि दे दी ताकि वो चीज़ों को अच्छे से समझ सके। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 18 को देखते हैं, रोशा स्याही धब्बा निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो देखिए रोशा स्याही धब्बा परीक्षण जो है वो रखा जाता है प्रक्षेपी तकनीकों में। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रक्षेपी तकनीकें। 19 को देखते हैं, अल्फ्रेड बिने किस देश के मनोवैज्ञानिक है? अल्फ्रेड बिने हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं। आपका पता है कि बिने और साइमन का बहुत ज़्यादा नाम आता है बुद्धि परीक्षणों के क्षेत्र में, तो यही पूछा गया है कि बिने किस देश के मनोवैज्ञानिक है? तो देखिए बिने मनोवैज्ञानिक है फ्रांस के रहने वाले। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन फ्रांस। 20 है, निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सांवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? कौन सी विशेषता सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। ए है कि अपने संवेगों की प्रकृति और तीव्रता को सही प्रकार से समझना। तो ये तो बिल्कुल एक विशेषता होती है कि वो लोग अपने जो इमोशंस हैं उसको बड़े बेहतरीन ढंग से, बड़े सुंदर ढंग से जो है समझ सकते हैं। बी है कि संवेगों की अभिव्यक्ति को सही प्रकार से नियमित भी ये लोग कर सकते हैं, जो कि अच्छे से डेवलप होता है, जिनका इमोशनल डेवलपमेंट ठीक से होता है। सी है कि दूसरों के विभिन्न प्रकार के संवेगों को पहचानने की भी क्षमता ये लोग रखते हैं, है ना, कि दूसरों के संवेग या दूसरों के जो इमोशंस है वो किस तरीके के हैं वो भी पहचान लेते हैं। डी है संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण ना रखना पाना। तो ये गलत है और यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि आपको यही बताना था कि निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सांवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी नहीं है? आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रख पाना। ये लोग जो सांवेगिक तौर पर बुद्धिमान होते हैं ये अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? ये है जीवन को आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना। तो देखिए वंचित बालक यही होते हैं कि जिनको अपने जीवन में जो आधारभूत उनकी आवश्यकताएं हैं उसको लेने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, उनके पास आधारभूत आवश्यकताएं भी नहीं होती है। तो ये तो विशेषता हो गई। बी है कि आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। तो देखिए ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही पूछा गया है कि ये कौन सी विशेषता वंचित बालकों की नहीं है। तो ये कोई विशेषता नहीं है वंचित बालकों की कि उनको जो है आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान जो है हम कर रहे हैं।
बाकी जो है कि भावी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संकट ये तो होता ही है, और उसके अलावा कि उनकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना ये भी होता ही है वंचित बालकों के साथ। यानी वंचित बालक थोड़े से गरीब बालक जिनके पास जो है चीज़ें नहीं हैं आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 है अधिगम बाधित, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि सीखने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं या असमर्थ बच्चे अधिकतम डैश होते हैं। किस तरीके के बच्चे होते हैं ये आपको बताना है। ए आक्रामक, तो देखिए आक्रामक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा कुछ सीखने में दिक्कत महसूस अगर किसी बच्चे को हो रही है तो वो आक्रामक भी होगा, ऐसा नहीं होता है। बी है संगठित, तो संगठित तो ऐसे होते ही नहीं है बच्चे। संगत भी नहीं है, आपका सही आंसर हो जाएगा डी निम्न उपलब्धि वाले। इस तरीके के बच्चे बहुत बारीक, मतलब मोस्टली यही देखा गया है कि उनकी अगर जैसे हमने कोई एग्ज़ाम लिया है तो वो बच्चे बहुत कम ग्रेड्स लेते हैं क्योंकि वो कुछ भी चीज़ सीखने में असमर्थ हैं या उनको सीखने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, तो ऑब्वियसली उनके ग्रेड्स कम आएंगे ही। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 23 है बालक की विवेचना या तर्क तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान या अंतर्बोध पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की ये अवस्था कौन सी है? तो देखिए पियाजे के अनुसार है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है दूसरी स्टेज है जो पियाजे ने बताई है, जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। इस एज में ऐसा होता है कि जो बच्चा है वो तर्क नहीं कर सकता है किसी भी चीज़ को लेकर। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चों की टीचर्स होती हैं, अगर बच्चा फर्स्ट सेकंड में है तो जो टीचर्स होती हैं बच्चों की, वो बच्चों को कोई भी पोएम वगैरह रटवाती हैं या उसको मतलब नहीं समझाती है, बच्चों को ये नहीं बताइए इस पोएम का क्या मतलब है, उनको पोएम रटवाई जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे तर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ये कोई व्यवस्थित तरीके से तर्क नहीं कर सकते हैं। इसके बाद की आने वाली अवस्था में बच्चे तर्क वितर्क की क्षमता बच्चे में आने लगती है। तो आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। 24 है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता का तत्व कौन सा नहीं है? देखिए ए लचीलापन, लचीलापन एक तत्व होता है क्रिएटिविटी का। मौलिकता भी एक तत्व होता है क्रिएटिविटी का, और धारा प्रवाहिता भी एक तत्व होता है क्रिएटिविटी का। लेकिन स्मृतिकरण, किसी चीज़ को याद कर लेना, ये कोई तत्व नहीं है क्रिएटिविटी का। अगर हम क्रिएटिव हैं, कोई अच्छा काम हम क्रिएटिवली कोई नई चीज़ जनरेट कर सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में याद करके या कुछ और चीज़ें करके हम, ये नहीं है कि हम क्रिएटिव बन जाएंगे, हमारे अंदर ये चीज़ पहले से ही होती है कि हम क्रिएटिव होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं। जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो वो घर आने के बाद उसे अपनी पत्नी और बच्चों को व्यक्त करता है। यानी कि एक जो है व्यक्ति है जो कि अपने अधिकारी पर, अपने बॉस पर अपना गुस्सा नहीं निकाल पा रहा है, तो वो आकर अपनी पत्नी पर और अपने बच्चों पर निकाल रहा है। ये उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? तो देखिए ये दर्शाता है विस्थापन को, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना गुस्सा जो था विस्थापित कर दिया है अपने बॉस से अपनी बीवी पर और अपने बच्चों पर। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।